हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट 2 वीडियो है। इसमें सबसे पहले आपको बताया गया था पूरे पुष्पी पादपों में किस किस प्रकार की संरचना होती है, क्या क्या होता है। ठीक, अब इसमें हम बात करने वाले हैं परागकण यानी पॉलिनेशन किस प्रकार से होता है। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हो तो इसके पहले आपको डाला गया था वीडियो, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये हमारा है टॉपिक है क्या, पॉलिनेशन। परागकण क्या होता है, परागण क्या होता है, सॉरी परागण क्या होता है। तो हम पढ़ने वाले हैं परागण के बारे में, पॉलिनेशन। तो आइए हम देखते हैं क्या परागण। परागकणों का परिपक्व परागकोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागकण कहलाता है। ठीक, हमने परागकणों की संरचना देखी थी, कैसे होता है, किस प्रकार से कार्य करता है, इन सबको देखा था। अब वही कह रहा है क्या, जो हमारा परागकण होगा वह किसी मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा ना, इसी को क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है। अब देख लेते हैं परागण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे परागण होते हैं दो प्रकार के। एक होता है जो हमारा है क्या, स्वपोषी परागण। क्या है, स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन। एक पर परागण है। क्या है, पर परागण, क्या उसे हम कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, तो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे स्वपरागण क्या होता है। तो स्वपरागण क्या होगा, स्वपरागण की बात करें हम तो यहाँ पे हो जाएगा जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। कहने का मतलब कि जो पुष्प होगा उस पे, एक सेकंड, जैसे ये मान लीजिए कि एक क्या है, एक पुष्प है, एक पुष्प इधर लगा हुआ है। ठीक, इस प्रकार से है। यहाँ पे क्या है, ये पुष्प। ठीक, ये पुष्प है। अब क्या होगा, जो इस पुष्प का क्या होगा, परागकण होगा। ठीक, या इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ठीक, या इसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, उस क्रिया को क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं स्वपरागण के कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के यहाँ पे दिया गया है। पहला दिया गया है स्वयुग्मन परागण और सजात युग्मन परागण। अब ये दोनों होते क्या हैं, आइए देखते हैं। स्वयुग्मन परागण होता है जब परागण उसी पुष्प के निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसे स्वयुग्मन कहते हैं। जैसे मटर, टमाटर आदि। इसमें क्या होता है कि जो पुष्प होता है उसी का परागण निकलकर उसी के परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, स्वयुग्मन परागण ना, स्वयुग्मन परागण कहते हैं। अब उसी एक ही पुष्प के जो होगा मेल से उसी क्या, उसी से निकलेगा क्या, परागण निकलेगा, परागकण निकलेगा। और वही परागकण किसी फीमेल उसी के फीमेल पार्ट पर जाएगा, इसी को क्या कहते हैं, स्वयुग्मन कहते हैं। उसी पुष्प के मेल भाग से क्या निकलेगा, परागकण, और परागकण कहाँ जाएगा, उसी पुष्प के फीमेल पार्ट वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। ठीक, इस क्रिया को क्या कहते हैं, स्वयुग्मन कहते हैं। अगला क्या किया है, सजात पुष्पी परागकण। अब सजात पुष्पी परागण क्या होता है, आइए देखते हैं। जब पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। जैसे मक्का। अब मक्का में क्या होगा, उसी जैसे ऊपर क्या रहता है, फूल जीरा जिसे हम कहते हैं, निकला रहता है। अब उसी पुष्प के किसी और अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है परागकण, तो उसे हम क्या कहेंगे। जैसे आइए एक मिनट हम बताते हैं आपको। जैसे ये एक पौधा हो गया, इसका एक पुष्प है, ठीक, इसका एक पुष्प है, और इसके बगल में एक और पौधा हम कर दे रहे हैं, सॉरी गलत हो गया। जो इसका एक पुष्प है यहाँ पे और एक पुष्प यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, ठीक, इसी पौधे के।
अब इसका जो परागकण होगा इससे निकलकर इस पे आ जाए तो इसे कहते हैं सजातपुष्पी परागकण। ठीक, जैसे मक्का। अब इसके लाभ क्या होंगे? इसके लाभ क्या होंगे? स्वपरागण के लाभ। स्वपरागण की प्रक्रिया निश्चित होती है। स्वपरागण से बीज शुद्ध वंश क्रम वाले उत्पन्न होते हैं। ठीक, स्वपरागण से जो बीज उत्पन्न होगा वह शुद्ध वंश के होंगे। ठीक, अगला स्वपरागण से की हानियां। स्वपरागण की हानियां क्या हो जाएगी? स्वपरागण से उत्पन्न पौधे में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। स्वपरागण से उत्पन्न पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पाई जाती है। अब स्वयं के जो पौधे उत्पन्न होंगे उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता कम होगी। और जो स्वपरागण से उत्पन्न पौधे होंगे उनमें भिन्नताएं नहीं आती, यानी वे समान ही रहते हैं जिस प्रकार से होंगे। अब हम दूसरा क्या देख लेते हैं? पर परागण क्या होता है? स्वपरागण को हमने देखा, अब पर परागण क्या होता है? पर परागण को समझ लेते हैं यहाँ पे। अब पर परागण होता है किसी क्रिया के एक पुष्प के परागकण उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इस क्रिया को परागकण कहते हैं। जैसे एक पुष्प यहाँ पर है, एक पौधे का पुष्प, और एक पौधे का पुष्प यहाँ पर है। ठीक, अब इसी जाति का है, अब इसका परागकण निकलकर इस पौधे पर आ जाए तो क्या होगा? पर परागण होगा। ठीक, तो आगे देख लेते हैं पर परागण की विधियां, मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। अब मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन क्या है देख लेते हैं। परागकणों को वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है। इन साधनों को कर्मक कहते हैं, यानी कार्य करने वाले। तो ये कर्मक मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, जैसे घटक, यानी ना घटक 5 प्रकार के होते हैं। क्या बताया गया है? पहला जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, पक्षी द्वारा या चमगादड़ द्वारा। ठीक, तो जल द्वारा क्या बताया गया है? जब परागण किसी क्रिया के जल के माध्यम से होती है तो उसे जल द्वारा परागण कहते हैं, जैसे वायलिसनेरिया। ठीक, दूसरा वायु परागण, जब परागण किसी वायु के माध्यम से होती है तो उसे वायु परागण कहते हैं, जैसे मक्का, गेहूं। कीट द्वारा क्या होगा? जब किसी क्रिया कीट द्वारा होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? कीट परागण कहेंगे। मधुमक्खी, तितली आदि के द्वारा होता है ना। पक्षी द्वारा, जब परागण किसी पक्षी द्वारा होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पक्षी परागण कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है? बिग्नोनिया। अगला चमगादड़, जब प्रक्रिया चमगादड़ के द्वारा होती है उसे चमगादड़ परागण कहते हैं। ठीक, चमगादड़ द्वारा परागण कहते हैं। ठीक, अगला क्या है? पर परागण के लाभ। पर परागण के लाभ क्या हो जाएंगे? पहला, पर परागण द्वारा उत्पन्न बीज बड़े, स्वस्थ, अच्छी नस्ल वाले होते हैं। ठीक, पर परागण से बनने वाले फल बड़े व स्वादिष्ट होते हैं ना। पर परागण से हानियां क्या हो? अधिक परागकणों का व्यर्थ हो जाना, इसमें सदैव साधन की आवश्यकता होती है। अब जैसे यहाँ से वहाँ तक ले जाएंगे तो पक्षी द्वारा कुछ परागण नीचे गिर जाएंगे, उनके पक्षों द्वारा जो पैरों में लगे रहेंगे, कुछ पंखों में लगे रहेंगे, कुछ चोंचों में लगे रहेंगे, कुछ पैरों में लगे रहेंगे, तो क्या हो जाएंगे? उड़ते वक्त उनके नीचे गिर जाएंगे। अब इसमें सदैव साधन की आवश्यकता होती है। जब साधन नहीं होगा तब इनका परागण नहीं हो पाएगा। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई तो लेकर जाएगा इसको, तभी तो ये जाएगा। जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होगा किसी के माध्यम से जाएगा, जब ये नहीं होंगे तो नहीं जा पाएगा, इसीलिए कि हानियां है। आगे देख लेते हैं कृत्रिम परागण क्या होता है। एक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक, उसको हम पढ़ लेते हैं, हमारा टॉपिक है। मनुष्य के द्वारा जो अलग अलग पौधे के लक्षणों को लेकर सर्वश्रेष्ठ लक्षणों वाले पौधों को बनाया जाता है। अब मनुष्य क्या करेगा? जो अच्छे प्लांट होंगे, अच्छे फलदार प्लांट होंगे, अच्छे बीजों को उत्पन्न करते हैं, बड़े बड़े फलों को उत्पन्न करते होंगे, अब उनके क्या करेंगे? उनके लक्षणों को ले लेंगे और किसी दूसरे पौधे में जाके बनाएंगे या किसी दूसरे आर्टिफिशियल द्वारा वो बीजों का उत्पन्न करेंगे। ठीक, अब कृत्रिम संक्रमण के 2 आवश्यक प्रक्रम हैं। एक विपुषण द्वारा, इमैस्कुलेशन, और थैलीकरण यानी बैगिंग द्वारा। अब देख लेते हैं ये सब होते क्या हैं। विपुंसन क्या होता है देख लेते हैं। विपुंसन, ठीक, विपुंसन द्विलिंगी पुष्पों में कलिका अवस्था में ही चिमटी की सहायता से उस पुष्प के परागकोश को निकाल देना विपुंसन कहलाता है।
विपुंसन की प्रक्रिया केवल द्विलिंगी पुष्पों में अपनाई जाती है। जैसे किसी पुष्प की अवस्था या हो, पुष्प में हो जो उसकी परागकण हो परागकण हो वह किसी चिमटी की सहायता से उसे परागकोश से निकाल दिया जाता है। ठीक, उनके परागकोश को निकाल दिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? विपुंसन कहलाता है। ठीक, अगला क्या है? थैलीकरण। थैलीकरण क्या होता है? इस प्रक्रिया में बंध्याकृत पुष्प के वर्तिकाग्र को छिद्रित थैली से ढक देते हैं। इससे अन्य पुष्प के परागकण इस पे नहीं आ पाते हैं। ठीक, पुष्प के परिपक्व हो जाने पर थैली को हटा दिया जाता है। इससे ही थैलीकरण कहते हैं। अब जब थैली से उसको ढक दिया जाएगा तो उसके और परागण नहीं आ पाएंगे। जब और परागण नहीं आ पाएंगे, जो उस पुष्प के परागण होंगे वह थैली में आ जाएंगे। जब थैली में वह गिर जाएंगे मैच्योर होके, तो क्या होगा? उसके थैली को हटा लिया जाएगा। जब हटा लिया जाएगा तो उसके परागकोश वहाँ पे आ गए हैं, यानी परागकण उसमें उपस्थित मिल चुके हैं हमने। जब उसमें मिल जाएंगे तो हम उसे जाके अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे और अलग अलग बीजों को बनाएंगे, अच्छे वाले बीजों को। ठीक, अगला दिया गया है निषेचन। तुम्हारा सेकंड टॉपिक क्या है? निषेचन। अब निषेचन क्या होता है? निषेचन नर युग्मक मादा युग्मक के संयोजन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन को निषेचन कहते हैं। पुष्पी पौधों में आंतरिक निषेचन होता है। हम इसमें पढ़ रहे हैं पुष्प के बारे में, यानी पौधों के बारे में। ठीक, अब परागकणों का अंकुरण एवं परागनलिका का निर्माण किस प्रकार से होगा, अभी हमने आपको बताया था। तो बताया ये था, जो हमारा परागकण होगा वह कहाँ जाएगा? किसी वर्तिकाग्र पर जाएगा। अगर सेम प्लांट सेम पुष्प पे जा रहा है तो स्वपरागण, अलग अलग पौधों पर जा रहा है तो परपरागण होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या? पराग नलिका के द्वारा यहाँ पे परागण अंदर आएगा अंडाशय में। अंडाशय में क्या करेगा? निषेचन करेगा, भ्रूणकोश बनाएगा, जाइगोट का निर्माण करेगा, तब भ्रूणकोश बनेगा, इसमें बीजांड बनेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से होगा। अब देख लेते हैं हम इसमें, जब परागण संगत पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तब इनका अंकुरण होता है, पराग नलिका का निर्माण होता है। दूसरा पॉइंट, ये पराग नलिका आगे बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करती है। पराग नलिका के रास्ते में ही जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मक का निर्माण करती है। अगला पॉइंट, बीजांड में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। भ्रूणकोश में ही अंड कोशिका तथा मादा युग्मक पाया जाता है। अगला, पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश किस प्रकार से होता है, आइए हम देख लेते हैं। पराग नलिका मुख्यतः 3 स्थानों से बीजांड या भ्रूणकोश में प्रवेश कर सकती है। कैसे कैसे, कहाँ कहाँ से? निभाग द्वारा पराग नलिका का प्रवेश, अध्यावरण तो द्वारा पराग नलिका का प्रवेश, और बीजांड द्वारा पराग नलिका का प्रवेश। बीजांड द्वारा ना, देखो निभाग, जब हम इसे ऐसे बनाते हैं ना, इसे हम क्या कहते हैं? निभाग। इस भाग को जो सामने होगा, ठीक, इस भाग को निभाग, इस भाग को माइक्रोपाइल ना। तो यानी निभाग चल जा, और जो माइक्रोपाइल यहाँ से भी घुस सकता है और यहाँ पे घुस सकता है। अब बीजांड, अब इसके बीज के द्वारा भी चला आ सकता है। ठीक, अब देखते हैं आगे दोहरा निषेचन क्या होता है हमारा। जब नर जनन कोशिका में पराग नलिका के अंदर ही समसूत्री विभाजन होता है जिससे दो नर युग्मक का निर्माण होता है। अब जो नर जनन कोशिका होगी उसके ही पराग नलिका में हो जाएगा समसूत्री विभाजन। जब समसूत्री विभाजन हो जाएगा तो क्या होगा? दो नर युग्मक का निर्माण हो जाएगा। एक कोशिका से दो कोशिका बन गई। इसमें से एक नर युग्मक मादा युग्मक से क्रिया करके, अब जो एक नर युग्मक होगा वह मादा युग्मक से क्रिया करेगा तो क्या करेगा? जाइगोट का निर्माण कर देगा। अब यही जाइगोट बन के कहा जाता है भ्रूण बन जाता है, तथा दूसरा नर युग्मक ध्रुवों का दो ध्रुवी केंद्रकों की ओर गति कर जाता है जिससे प्राथमिक भ्रूणकोश पोष केंद्रक कहते हैं। यही बाद में भ्रूणपोष बन जाता है। इस क्रिया को ही दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं निषेचन पश्च घटना। ठीक, निषेचन के पश्चात निम्नलिखित घटनाएं होती हैं।
जैसे भ्रूण कोश का विकास, भ्रूण एवं विकास, इसका विकास। बीज फल का निर्माण किस प्रकार से होगा, आइए देख लेते हैं। भ्रूण का निर्माण किस प्रकार से होगा। जिस थैले जैसी संरचना में भ्रूण बनता है उसे भ्रूण कोश कहते हैं, तथा भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली त्रिगुणित कोशिका को भ्रूणपोष कहते हैं। अब भ्रूणपोष क्या होता है, कोशिकीय भ्रूणपोष, केंद्रकीय भ्रूणपोष, हेलोबियल भ्रूणपोष ना। भ्रूण एवं इसका विकास किस प्रकार से होता है। द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास और एक बीजपत्री में भ्रूण का विकास किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले हम द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास देख लेते हैं। द्विबीजपत्री युग्मनज, एक जाइगोट बना हुआ है, इसमें होगा विभाजन, समसूत्री विभाजन। तो क्या बनेगा, 2 कोशिकाएं बनी। अब 2 से क्या बनेगा, 4 कोशिकाएं बनेंगी, ठीक। फिर इसमें होगा 6 से 10 अनुप्रस्थ विभाजन, तो क्या बनेगा, बहुत सारी कोशिकाएं बन गई, 4 8 इसमें, और ऊपर भी नीचे भी बहुत सारी कोशिकाएं बन गई। अब जो बनेंगे उसमें हाइपोबेसल होगा, जो मूलांकर का निर्माण करेगा, मूलांकर करता है जड़ या मूल या जड़ का निर्माण करता है, और एपीबेसल 2 पार्ट हो गए। अब जो एपीबेसल पार्ट होगा वह बीजपत्र या प्रांकुर तना का निर्माण करेगा। जैसे कोई बीज है, अब जो इसमें हाइपोबेसल सेल होंगी वह क्या करेंगी, ये होगा जमीन, ठीक, ये बीज बोया गया। अब जो इसमें हाइपोबेसल होंगी वह क्या करेंगी, जड़ का निर्माण करेंगी, ठीक, क्या करेंगी, जड़ का निर्माण करेंगी। अब जो हाइपोबेसल सेल होंगी वह क्या करेगा, जो एपीबेसल सेल होगी वह बीजपत्र तना या तना का निर्माण करेगा, तना या पत्ती का निर्माण करेगा। जो हाइपोबेसल मूलांकुर होगा वह जड़ या मूल का निर्माण करेगा, ठीक। आगे देख लेते हैं, सबको बारे में समझाया गया है, लिख के बताया गया, नोट्स एकदम बाकायदे बताया गया है आपको, जो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक। आगे देख लेते हैं, युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिका का निर्माण होता है, ठीक। एक कोशिका निभाग की ओर स्थित जिसे अग्रस्थ कोशिका, दूसरी कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर स्थित जिसे हम आधारी कोशिका कहते हैं। अग्रस्थ कोशिका के उदग्र विभाजन तथा आधारी कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, ठीक। जब अग्रस्थ कोशिका में 2 अनुप्रस्थ विभाजन तथा आधारी कोशिका में 6 से 10 अनुप्रस्थ विभाजन होता है। आधारी कोशिका में 6 से 10 अनुप्रस्थ विभाजन के पश्चात प्राप्त संपूर्ण कोशिका को निलंबक कहते हैं। निलंबक की निचली कोशिका चूस्कांग या ऊपरी कोशिका को स्फीतिका कहते हैं, ठीक। आगे क्या है, अग्रस्त कोशिका में 2 अनुप्रस्थ, अग्रस्त कोशिका में 2 अनुप्रस्थ विभाजन के प्राप्त कोशिकाओं से में स्फीतिका के पास उपस्थित कोशिकाओं को हाइपोबेसल तथा अग्रस्त उपस्थित कोशिकाओं को ऊपरी की तरफ जो उपस्थित होगा उसे एपीबेसल कहते हैं, ठीक। हाइपोबेसल क्या करेगा, मूलांकुर जड़ का निर्माण करेगा, अभी हमने आपको बताया। फिर जो एपीबेसल होगा वह किसका निर्माण करेगा, जड़ तथा पत्ती का मूल तथा जड़ का निर्माण करेगा, ठीक। अगला क्या है, एपीबेसल जो है, एपीबेसल क्या करेगा, बीजपत्र या प्रांकुर का निर्माण करेगा। प्रांकुर यानी जो तना या पत्ती बनाता है, ठीक, जो क्या करता है, तना और पत्ती बनाता है। इस प्रकार द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास होता है और नया पौधा बन जाता है, ठीक। आगे देख लेते हैं, द्विबीजपत्री की तरह एक ही बीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास होता है, परंतु एक बीजपत्री पादपों में केवल एक ही बीजपत्री का निर्माण हो पाता है, ठीक। अगला, बीज एक एवं फल का निर्माण। बीज एवं फल का निर्माण किस प्रकार से होगा, यहाँ पे जो नोट बताया गया है, जो उसमें द्विबीजपत्री के पुष्प होंगे वह 2 भागों में बटे होंगे, यानी उसको जब हम निकालेंगे तो वह 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, जैसे चना मटर हो गया ना। और जैसे जो एक बीजपत्री होगा वह एक ही बीज का निर्माण होगा, सेम प्रोसेस यही रहेगा, बस एक बीजपत्री, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, ठीक। आगे देख लेते हैं, बीज का निर्माण किस प्रकार से होता है।
द्विनिषेचन क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिससे फलस्वरूप बीजांड से एक बीज का निर्माण होता है। बीजांड के दोनों आवरण बीजावरण का निर्माण करते हैं। बीजपत्र या भ्रूणकोश में भोजन संचित हो जाता है, इसमें पानी की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है और भ्रूणपोष सुप्ता अवस्था में चला जाता है। इस प्रकार बीजावरण से घिरी संरचना को बीज कहते हैं। सुप्ता अवस्था यानी सूखने की अवस्था को। ठीक, आगे फल का निर्माण किस प्रकार से होता है। फल का एक परिपक्व अंडाशय है। ठीक, जिस समय बीज का निर्माण होता है उसी समय अंडाशय फूलकर वह रसीला बड़ा हो फल बन जाता है। अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है। जब एक फल के निर्माण में केवल अंडाशय भाग लेता है तो इस प्रकार के फल को सत्य फल कहते हैं। जैसे आम। निषेचन के बाद पुष्प चक्रों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, जैसे बाह्य दल पुंज जो होंगे अलग हो जाते हैं तथा कुछ पौधों के फलों में लगे रहते हैं। दल पुंज सूख कर निकल जाते हैं। पुमंग भी सूख कर नष्ट हो जाते हैं। जयांग स्त्री केसर के वर्तिका सूख जाते हैं तथा अंडाशय फल एवं बीज का रूप ले लेती हैं। ठीक, यानी जो स्त्री केसर का भाग होगा उसमें अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय क्या करेगा, फल का निर्माण कर लेता है। जो ओव्यूल होता है वह क्या करता है, बीज का निर्माण कर लेता है। ठीक, अनिषेक जनन या फलन। अनिषेक और जनन या फलन एक टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। वह क्रिया जिसमें बिना निषेचन के ही फल बन जाता है, जबकि अनिषेक जनन या अनिषेक फलन कहलाता है ना, बिना निषेचन के बन जाए। इस प्रकार में बने बीज नहीं होते, जैसे अंगूर केला आदि बिना निषेचन के फल बनते हैं ना। असंगजनन, जब बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है, असंगजनन कहलाता है। इसमें ना तो अर्धसूत्री विभाजन होगा और ना ही भ्रूण का विकास होगा, जैसे आलू और गन्ना। ठीक, इसमें बीज का निर्माण हो जाता है, बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो गया। ठीक, बहुभ्रूणता क्या होता है। जाइगोट कई विभाजनों के द्वारा एक से अधिक भ्रूण का विकास करते हैं। जाइगोट कई विभाजनों के द्वारा एक से अधिक भ्रूण का विकास करते हैं। इसके फलस्वरूप अनेक बीजों का निर्माण होता है, जिसे बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे संतरा और नींबू में कितने बीज होते हैं, बहुत सारे बीज होते हैं। अमरूद भी हो गया ना, इन सब में क्या होता है, अनेक प्रकार के बीज होते हैं, बहुत सारे बीज होते हैं। इसमें बहुत सारे क्या बनेंगे, जाइगोट का भ्रूण का निकास होगा, इसके फल बहुत सारे बीज बन जाएंगे। ठीक, ये रहा हमारा पूरा चैप्टर समाप्त 2 ही लेक्चर में। अब हम पढ़ेंगे आगे का लेक्चर, आगे का चैप्टर। तो ये हमारा दूसरा पार्ट था। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।